हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिसेंट गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लेखपाल से संबंधित एक ग्रामीण प्रवेश की बहुत ही अच्छे से जो भी ग्रामीण प्रवेश से जो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन टॉपिक को एक एक करके बहुत ही अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले की तरह आज का भी हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम फसल चक्र है। तो आज के टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फसल चक्र होता क्या है, फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं या फसल चक्र के फायदे क्या होते हैं। तो आज की क्लास बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं फसल चक्र से। तो आज हम जानते हैं कि फसल चक्र होता क्या। फसल चक्र को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि फसलों का इस प्रकार से निर्धारण करना जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता का ह्रास ना हो। क्या फसलों का इस प्रकार से निर्धारण करना जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता का ह्रास ना हो, वो क्या फसल चक्र कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा को व्यवस्थित शब्दों के रूप में लिखते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में किस निश्चित अवधि में फसलों का इस प्रकार से निर्धारण करना जिससे उस भूमि की उर्वरक क्षमता का ह्रास ना हो पाए, क्या फसल चक्र कहलाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित भूमि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि में किसी निश्चित क्षेत्र के या किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार से उगाया जाए अवधि में फसलों को इस प्रकार से उगाया जाए फसलों को इस प्रकार उगाया जाए इस प्रकार उगाया जाए जिससे कि उस भूमि की उर्वरक क्षमता का ह्रास ना हो पाए। किसी क्षेत्र में किसी अवधि में फसलों को इस प्रकार उगाया जाए जिससे उस भूमि की उर्वरक क्षमता या उस भूमि की उर्वरा क्षमता का ह्रास ना हो पाए क्या कहलाता है, वो फसल चक्र कहलाता है। ह्रास ना हो फसल चक्र कहलाता है। क्या फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कि फसल चक्र को किस प्रकार फसलों का किस प्रकार से निर्धारण किया जाए जिससे कि फसलों का या जिससे कि उस भूमि की उर्वरा क्षमता का ह्रास ना हो। तो इसके कुछ सिद्धांत, उन सिद्धांतों को हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो अब हम क्या जानेंगे, फसल चक्र के सिद्धांतों को जानेंगे। क्या फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांत फसल चक्र के सिद्धांत को जानेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें फसलों को जैसे कि अगर गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में हमको उथली जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए, उथली जड़ वाली फसलों को बोना चाहिए। तो पहला सिद्धांत क्या है, गहरी जड़ वाली फसल के बाद में उथली जड़ वाली फसलों को बोना। गहरी जड़ वाली फसल के बाद कैसी उथली जड़ वाली
जड़ वाली फसल बोना। उथली जड़ वाली फसल को बोना। तो हम जैसे कह सकते हैं कि अगर ये हमारी भूमि की सतह है तो मैंने पहले क्या कोई एक ऐसी फसल को बोया है जिसकी जड़ कैसी, जिसकी जड़ गहरी वाली है, मतलब जिसकी जड़ कैसी, गहरी जड़ है। तो इस फसल के बाद में हमको कोई एक ऐसी फसल को चुनना चाहिए जिसकी जड़ कैसी, उथली रहे। क्योंकि क्या है, जैसे कि मैंने क्या, अरहल होता है, अरहल की जड़ कैसी, अरहल की जड़ गहरी होती है। अगर मैंने अरहल की फसल बोई है तो ये जो अरहल की जड़ें होती हैं, अरहल की पौधे की जड़ें जो पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं वो गहरी सतह से, मीन्स भूमि के गहरे भाग या गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषित करती हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। इसके बाद में हम कोई एक ऐसी फसल का निर्धारण करेंगे जिससे उसकी जड़ें ज़्यादा गहराई में न जाकर उथली ही रहें, मीन्स ऊपर ही जड़ें रहें। तो इसको क्या होगा, पोषक तत्वों को अवशोषित करने में इसको पोषक तत्व एक पर्याप्त मात्रा में दूसरी फसल को मिल जाएगा, क्योंकि पहली अरहल वाली फसल ने नीचे की सतह के सभी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिए हैं। अब इसके बाद में जो दूसरी फसल होगी वो ऊपर की सतह से, मीन्स ऊपर के भाग से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेगी, जिससे क्या भूमि की उर्वरा क्षमता का ह्रास नहीं होगा। और ह्रास के साथ साथ में क्या, भूमि की उर्वरा क्षमता का ह्रास ना होने के साथ साथ में जो पैदावार होगी दूसरी फसल की, वो पैदावार भी अच्छी होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, गहरी जड़ वाली फसल के बाद में उथली जड़ वाली फसल को बोना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमको अरहल के बाद में क्या, अरहल के बाद में गेहूं की फसल बोना चाहिए। क्या, अरहल के बाद गेहूं की फसल बोना। अरहर के बाद में क्या, गेहूं बोना। अरहर के बाद में क्या, गेहूं बोना। तो अब इसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा सिंचाई वाली फसल के बाद में हमको क्या, ज़्यादा सिंचाई वाली फसल के बाद में हमको कम सिंचाई वाली फसल को बोना चाहिए। क्या, ज़्यादा सिंचाई वाली फसल के बाद में ज़्यादा सिंचाई वाली फसल के बाद कम सिंचाई वाली फसल के बाद कम सिंचाई वाली फसल, कम सिंचाई वाली फसल। क्योंकि क्या होता है, किसी भी भूमि में ज़्यादा सिंचाई करने पर जो भूमि की मृदा के कण होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, मृदा के कण आपस में चिपक जाते हैं, जिससे उन कणों के बीच से वायु नहीं निकल पाती है या उन कणों के बीच में वायु नहीं जा पाती, जिससे कि उस किसी भी अन्य फसल के जड़ों तक वायु नहीं पहुंच पाती, जिससे पैदावार में कमी होने के साथ साथ में क्या होता है, उस भूमि की मृदा की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। क्या होता है, मृदा के कणों के बीच, मतलब जो मृदा के कणों के बीच कोई स्पेस नहीं रहता, कोई सांस नहीं रहती है, इससे वहां पे क्या, वायु नहीं पहुंच पाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा सिंचाई वाली फसल के बाद में कम सिंचाई वाली फसल को बोना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने किसी हमने क्या धान की फसल की है, तो धान की फसल के बाद में हमको क्या, धान की फसल के बाद में हमको चने की फसल को बोना चाहिए। धान के बाद चने की फसल, धान के बाद हमको कहा कि धान के बाद में हमको चने की फसल को बोना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे सिद्धांत को, हम कह सकते हैं, तीसरे सिद्धांत को हम कह सकते हैं कि फलीदार फसल के बाद में हमको क्या, फलीहीन फसलों को बोना चाहिए। कैसी, फलीदार फसल
फलीदार फसल के बाद फलीहीन फसल को बोना। फलीहीन फसल बोना। फलीदार फसल के बाद में क्या, फलीदार फसल के बाद में फलीहीन फसल को बोना, क्योंकि क्या होता है, फलीदार फसल, जो फलीदार फसल में हम कह सकते हैं मूंग की फसल, लोबिया की फसल। इन मूंग और लोबिया की जड़ों में क्या होता है, मूंग और लोबिया की जड़ों में बैसिलस रेसी बैसिलस रेडिसिकोला नामक एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, बैसिलस रेडिसिकोला नामक एक बैक्टीरिया होता है जो इन फलीदार फसलों की जड़ में होता है। तो क्या होता है, इन फसलों के पूरे पक जाने के बाद, कट जाने के बाद वो जड़ें कहाँ पे, उसी भूमि में रह जाती हैं। तो वही जो बैसिलस रेडिसिकोला नामक बैक्टीरिया होता है वो फलीहीन फसल के लिए उपयोगी होता है। कैसा होता है, फलीहीन फसल के लिए उपयोगी हो जाता है। इसलिए हमको क्या, फलीदार फसल के बाद में कैसी, फलीहीन फसल को बोना चाहिए। फलीदार फसल की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैसिलस रेडिसिकोला नामक बैक्टीरिया होता है। कौन होता है, बैसिलस रेडिसिकोला। बैसिलस रेडिसिकोला नामक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या, इन फलीदार फसलों की जड़ों में होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमको मूंग की फसल के बाद में हमको गेहूं की फसल, या हाँ, मूंग की फसल के बाद में हमको कैसी, गेहूं की फसल को बोना चाहिए। मूंग के बाद, मूंग या लोबिया के बाद मूंग या लोबिया के बाद में गेहूं बोना। मूंग या लोबिया के बाद में गेहूं बोना। तो अब इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं, हमारे 3 सिद्धांत हो गए। अब इसके बाद में चौथा सिद्धांत में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा उर्वरक चाहने वाली फसल के बाद में कम उर्वरक चाहने वाली फसल को बोना चाहिए। ज़्यादा उर्वरक चाहने वाली फसल के, ज़्यादा उर्वरक चाहने वाली फसल के बाद कम उर्वरक चाहने वाली फसल। क्या, ज़्यादा उर्वरक चाहने वाली फसल के बाद में हमको क्या, कम उर्वरक चाहने वाली फसल को बोना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो पहले वाली फसल के उर्वरक कुछ शेष मात्रा में उसी भूमि में बचे रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। तो यही उर्वरक दूसरी फसल के लिए उपयोगी हो जाते हैं, दूसरी फसल में उपयोग में आ जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आलू के बाद में कोई अन्य एक ऐसी फसल को करना जिसमें हमको क्या, उर्वरक की मात्रा कम आवश्यक हो, उर्वरक की मात्रा कैसी, कम आवश्यक हो। तो अभी हमने क्या, फसल चक्र के सिद्धांतों को जाना है। फसल चक्र के सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत को जाना है कि गहरी जड़ वाली फसल के बाद में हमको कैसी, उथली जड़ वाली फसल को बोना चाहिए, और ज़्यादा सिंचाई वाली फसल के बाद में कैसी, कम सिंचाई वाली फसल को बोना चाहिए। फलीदार वाली फसल के बाद में हमको कैसी, फलीहीन फसल को बोना चाहिए, और ज़्यादा उर्वरक के बाद में कम उर्वरक वाली फसल को बोना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि फसल चक्र के लाभ क्या है, फसल चक्र से हमको लाभ क्या क्या है। तो अब हम जानते हैं, इन फसल चक्र के लाभ के बारे में बहुत ही अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। फसल चक्र के लाभ, फसल चक्र के लाभ।
तो फसल चक्र के लाभ में हम कह सकते हैं कि फसल चक्र के लाभ से क्या होता है, फसल चक्र से भूमि की मृदा की उर्वरकता कम नहीं होती है, मीन्स भूमि की उर्वरकता क्षमता की कमी नहीं होती है, उर्वरकता क्षमता में ह्रास नहीं होता है। कह सकते हैं कि मृदा की उर्वरक क्षमता का ह्रास नहीं होता है, उर्वरक क्षमता का ह्रास ना होता है, ह्रास नहीं होता है या कम होता है, का ह्रास कम होता है। और क्या होता है, फसलों की उत्पादकता या फसलों की पैदावार अच्छी होती है। फसल चक्र के उपयोग करने से हमको क्या, फसलों की पैदावार अच्छी होती है। फसलों की पैदावार अच्छी होती है, फसलों की पैदावार अच्छी होती है। और क्या होता है कि फसल में जो भी रोग होते हैं या फसल में जो भी खरपतवार होती है वो नियंत्रित रहती है। रोग एवं खरपतवार का नियंत्रित रहना, रोग एवं खरपतवार का नियंत्रित रहना, तो इससे हमको फसल चक्र के लाभ क्या होते हैं, फसल चक्र से मृदा की उर्वरक क्षमता का ह्रास नहीं होता। क्या होता है, फसल चक्र से मृदा की उर्वरक क्षमता का ह्रास नहीं होता है, फसलों की पैदावार अच्छी होती है और इसी के साथ में जो रोग होते हैं या खरपतवार होती है वो नियंत्रित होती है, रोग एवं खरपतवार नियंत्रित होती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे फसल चक्र की सघनता के बारे में। फसल चक्र की सघनता के बारे में तो फॉर्मूला इसका क्या है, फसल चक्र की सघनता, फसल चक्र की सघनता। तो हम कह सकते हैं फसल चक्र की सघनता से फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का समय, फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का समय, फसल चक्र का समय। क्या है, फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का समय गुणा इंटू 100, ये होती है फसल चक्र की सघनता का फॉर्मूला। फसल चक्र की सघनता का फॉर्मूला, अगर मैंने किसी एक फसल चक्र में एक वर्ष में हमने 3 फसलों को किया है, फसलों की संख्या हमने अपने खेत में पैदावार कितनी फसलों किया है, एक वर्ष में हमने 3 फसलों को पैदावार किया है, कितने फसल चक्र में, यहाँ पे क्या हमें वर्ष में बताना है, यहाँ पे क्या वर्ष में बताना है, वर्ष में। अगर एक वर्ष में हमने 3 फसलों को, एक फसल चक्र में हमने कितने 3 फसलों को पैदा किया है, 3 फसलों को उत्पादन किया है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 3/1 इंटू 100। हम कह सकते हैं कि 300% फसल चक्र की सघनता है। कितना है, 300% फसल चक्र की सघनता हम कह सकते हैं। तो अभी मैंने बात की है फसल चक्र की सघनता, अब हम बात करेंगे फसल की सघनता के बारे में, फसल सघनता के बारे में।
फसल सघनता, फसल सघनता से हम कह सकते हैं क्या, फसल सघनता से हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र बटे वास्तविक क्षेत्र। फसल सघनता, फसल सघनता एक वर्ष में बोया गया क्षेत्र बटे वास्तविक क्षेत्र। एक वर्ष में बोया गया क्षेत्र बटे क्या है, बटे वास्तविक क्षेत्र, बटे वास्तविक क्षेत्र। एक वर्ष में बोया गया क्षेत्र बटे वास्तविक क्षेत्र इंटू 100। तो हम मान सकते हैं कि अगर किसी किसान के पास में 10 एकड़ भूमि है, किसान के पास में कितनी 10 एकड़ भूमि है, तो वो भूमि क्या, वो भूमि वास्तविक क्षेत्र हो जाएगा। किसी किसान के पास में कितनी 10 एकड़ भूमि है, तो वो भूमि कितनी वास्तविक क्षेत्र हो जाएगा। और वही उसने उसी 10 भूमि क्षेत्र में उसने 2 फसलों को कर लिया। पहले उसने उस भूमि पर 10 एकड़ में क्या किया है, 10 एकड़ में धान किया है, और फिर धान की फसल पूरी होने के बाद में, कटाई के बाद में उसने उसी भूमि में क्या, गेहूं को बो दिया। तो उसने क्या, पहले उसने 10 एकड़ में धान किया था, और 10 एकड़ धान के बाद में उसने उसी क्षेत्र में क्या किया है, 10 एकड़ गेहूं को कर दिया है। कितना, 10 एकड़ गेहूं को कर दिया है। तो अब उसकी एक वर्ष में बोया गया क्षेत्र कितना हो जाएगा, 10 10 20 एकड़ हो जाएगा। तो एक वर्ष में बोया गया क्षेत्र कितना है, 20 एकड़ बटे वास्तविक क्षेत्र कितना है, 10 एकड़ इंटू 100। तो हम क्या, फसल सघनता कितनी हो जाएगी, फसल सघनता यहाँ पे 200% हो जाएगी। कितनी, 200% हो जाएगी। तो फसल सघनता का फॉर्मूला क्या है, एक वर्ष में बोया गया क्षेत्र बटे वास्तविक क्षेत्र इंटू 100। और उसका वास्तविक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो किसान के पास में भूमि है, उस भूमि को ही वास्तविक क्षेत्र मानते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम अब बात करेंगे किसके, इसके बाद में अब हम बात करेंगे किसके बारे में, गहन सघनता के बारे में और विरल सघनता के बारे में। गहन सघनता किसको कहते हैं, जो फसल सघनता 200% से अधिक होती है, उसको हम क्या, गहन सघनता कहते हैं। गहन सघनता क्या होता है, गहन सघनता, गहन सघनता 200% से अधिक, 200% से अधिक फसल सघनता को, से अधिक फसल सघनता को हम क्या, गहन सघनता कहते हैं। और विरल सघनता किसको कहते हैं, 200% फसल सघनता से कम सघनता को, 200% से कम फसल सघनता को हम क्या, विरल सघनता कहते हैं। 200 से कम, 200% कम सघनता से, 200% से कम सघनता को हम क्या, विरल सघनता कहते हैं। और 200 अधिक को गहन सघनता कहते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, और बने रहिए साथ, देते रहिए साथ।